पॉलिसीज चेंज हो गई तो क्या होगा, जमीन पे कब्जा कर लिया तो क्या होगा। इन सब चीजों के बारे में हम बारीकी से डिस्कस करेंगे आने वाले 5-7 मिनट के अंदर। गुजरात के अंदर कुछ प्लस पॉइंट है, ये पूरे हिंदुस्तान में अभी कहीं भी नहीं है। गुजरात की जितना भी रियल एस्टेट है, जितनी भी जमीन है, टोटल A to Z, वो सारी की सारी ऑनलाइन है। इससे क्या होगा, आप किसी भी जमीन के बारे में कुछ भी जानकारी लेना चाहें तो सरकार के पोर्टल पे जाकर anyroad.gov.in एंड gargi.gov.in उस पे आप जानकारी ले सकते हैं। पूरे हिंदुस्तान में मात्र अभी तक गुजरात एक ऐसी स्टेट है जिसके अंदर रजिस्ट्रियां भी ऑनलाइन होती हैं। बायर को रजिस्ट्री के लिए नहीं जाना होता, सरकार की तरफ से रजिस्ट्री आपके पास आती है। एक कॉपी आपके पास आएगी ओरिजिनल, और एक कॉपी सरकार के पैनल पे दर्ज हो जाएगी। सेलर को जाना कंपलसरी होता है। ऐसा होने से क्या हुआ, जितना भी रजिस्ट्री से रिलेटेड स्कैम होता था, 1 करोड़ की 4 रजिस्ट्रियां हो गई। हाँ जी, होता है सर। 10-20 साल बाद पता लग रहा है जब वो बेचने के लिए निकले। अब इससे क्या होगा, जो रजिस्ट्री आपके पास आई है वो सड़ जाए, गल जाए, फट जाए, उसको रूबरू कोई बना ले तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सरकार के पैनल पे ऑनलाइन दर्ज है और उसमें ओनरशिप आपकी है, और बेचते वक्त सेलर को जाना कंपलसरी है। समझिए मेरी बात। तो जितना भी रजिस्ट्री से रिलेटेड स्कैम होता था, आज पिताजी ओनर है, बेटे ने अंगूठा लगवा लिया, सिग्नेचर करवा लिया, बेटा ओनर हो गया। आज भी गांव कस्बों देहातों में पेपर को ही सब कुछ माना जाता है, क्योंकि पेपर ही पूंजी होती है। इसीलिए लोग बाग उन्हें तिजोरी के अंदर छुपा के या अलग अलग जगह रखते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है, और ये होता भी है, कि पेपर गए तो ओनरशिप गई। अब यहाँ पे अगर आपके पास पेपर भी नहीं है तब भी आपकी जमीन का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इससे सबसे बड़ा फायदा गुजरात को क्या मिला, जो एनआरआई बैठे हुए हैं यूके यूएस के अंदर, वो पैसा इंडिया में लगाना चाहते हैं, क्योंकि वहां पे जमीन लेने का कोई फायदा नहीं है, वहां पे 1 के 10 नहीं होने। इंडिया की डेवलपमेंट उन्हें पता लग रही है। अब हो क्या रहा है, वो अपने भाई को नोएडा भेज रहे हैं कि भाई वो प्लॉट दिखाया बढ़िया सब कुछ है, लेकिन वो आ ही नहीं पा रहा रजिस्ट्री के लिए, क्लोजिंग ही नहीं हो पाई। एक ही चीज को लेकर 6-6 महीने, 1 साल निकल गया, प्रॉपर्टी भी निकल गई, रेट भी बढ़ गए। गुजरात में क्या हुआ, आने की जरूरत ही नहीं है भाई। तू हिंदुस्तान के किसी भी कोने में बैठा हो, कहीं भी बैठा हो, सरकार की तरफ से रजिस्ट्री तेरे पास जाएगी और तेरी ओनरशिप सरकार के पैनल पे नजर आएगी, जिसको कोई दुनिया की ताकत नहीं छीन सकती। ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी और सबसे अच्छी बात जो गुजरात के अंदर लागू होती है, गुजरात में लागू होता है लैंड ग्रैबिंग एक्ट। इसको आप गूगल जरूर करें। आज के टाइम में बिल्डर का भूमाफिया देखा गया है, कब्जे का भूमाफिया देखा गया है। किराए के लिए जगह दी थी, सेम पेपर लगा के बैठ गए कि जी मैं मालिक हूं। हाँ जी, ये आम बात है। कब्जा हो गया, केस चल रहा है 20-20, 30-30 साल। लैंड ग्रैबिंग एक्ट क्या बोलता है कि अगर जमीन से रिलेटेड कोई भी केस होता है तो गवर्नमेंट एट एनी कॉस्ट 6 महीने में सॉल्व करती है, और जो कल्प्रिट है सीधा 10 से 14 साल की कारावास दी गई है, कैद दी गई है। कारावास और कैद क्यों बोला गया है, क्योंकि इसके ऊपर NBW है, नॉन ब्लेमेबल वारंट। इस वजह से क्या हुआ, बिल्डर का भूमाफिया गुजरात में जीरो है, कब्जेबाजी जीरो है। सरकार की परमिशन के बिना पूरे गुजरात के अंदर स्पेशली इन रियल एस्टेट कुछ नहीं होता, बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। इससे भी एक ऊपर की बात जो मुझे बहुत अच्छी लगती है गुजरात में, आज के टाइम में आप देखते होंगे दिल्ली NCR या यूपी में बहुत सारे बुलडोजर चल रहे हैं, जगह को खत्म किया जा रहा है। तो कोई बता सकता है, कोई यहाँ पे बैठा हुआ हो, कोई जानकारी रखता हो कि बुलडोजर क्यों चल रहे हैं, कौन सी जमीन पे चल रहे हैं? जमीन है इनको डेवलपमेंट रेसिडेंशियल इनको नहीं बनाया गया, इसी वजह से ये बिल्कुल, ये भी एक पॉइंट है जी। एक एक्वायर्ड लैंड भी है जो गवर्नमेंट ऑलरेडी एक्वायर्ड करके बैठी हुई है, उस पे नाजायज तरीके से कब्जा करके लोगों ने घर एग्जैक्टली
देखिए कई सारे कारण हैं, ये बिल्कुल सही है। कब्जे की जमीन किसी ने हड़प ली थी, एक्वायर जमीन किसी ने हड़प ली थी, खेती की जमीन एक किसान से ले ली, सस्ती मिलती है और वही बेच दी 50-100-200 गज के प्लॉट। गुजरात के अंदर सबसे अच्छी बात क्या है, जो खेती की जमीन है, एग्रीकल्चर लैंड, वो नॉट फॉर सेल है। एग्रीकल्चर लैंड नॉट फॉर सेल है, यानी कि अगर आपको या मुझे जमीन लेनी है तो क्या करना पड़ेगा, उस जमीन का लैंड यूज चेंज एग्रीकल्चर से नॉन एग्रीकल्चर के अंदर कन्वर्ट कराना पड़ेगा। कौन करेगा? सरकार करेगी। कौन सी जमीन करेगी? जो हो सकती होगी। हो सकता है जिस जमीन पे आपकी नजर है या कोई आपको बेचने के लिए आया है, वो गवर्नमेंट को एक्वायर करनी हो, गवर्नमेंट के मास्टर प्लान में हो, कब्जे की जमीन हो, डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी हो, तो क्या होगा, कभी भी जीवन में उसका एनए यानी कि एग्रीकल्चर से नॉन एग्रीकल्चर नहीं हो पाएगा। और जब तक ये नहीं होगा तब तक मेरे नाम रजिस्ट्री हो ही नहीं सकती। तो हुआ क्या, जो एक बहुत बड़ा स्कैम हो सकता था वो बिकॉज ऑफ दिस यहां पे रुक गया। क्लियर है पॉइंट ये आपको? यानी कि जो भी जमीन आप लेते हैं उसे लेने से पहले सरकार से कन्वर्जन, कोई 143 बोलता है, कोई एग्रीकल्चर से नॉन एग्रीकल्चर बोलता है, वो करवाना जरूरी है। जब वो होगा तभी आपके नाम रजिस्ट्री हो पाएगी। जब रजिस्ट्री हो जाती है आपकी जगह की, जब आपको इसके ऊपर कंस्ट्रक्शंस करनी है तो गवर्नमेंट से कंपलसरी उसका नक्शा पास कराना अनिवार्य है। ये रूल्स रेगुलेशन चाहे टाटा हो, चाहे रिलायंस हो, चाहे एक नॉर्मल बिल्डर हो, सबके लिए सेम एप्लीकेबल होते हैं। नक्शा पास होने के बाद इस जमीन को टाटा बना ले, रिलायंस बना ले, क्योंकि नक्शा पास हो चुका है। ये वैसे ही बनेगा जैसे सरकार के नॉर्म्स हैं, रूल्स रेगुलेशंस हैं, जिनके तहत नक्शा पास किया गया है, उसी के तहत यहाँ पे कंस्ट्रक्शंस की जाएगी। हर प्रॉपर्टी पे गवर्नमेंट आपको एक सर्वे नंबर भी देती है। सर्वे नंबर गुजरात गवर्नमेंट के पोर्टल पे डालते ही इस जमीन का मालिक कौन है, कितनी जमीन है, कितनी बेच चुका है, किस किस को दे चुका है, सारी चीजें रिकॉर्ड के अंदर आ जाती है। तो ये 3 पॉइंट बहुत अहम रोल अदा करते हैं गुजरात के अंदर। बिकॉज ऑफ ऑनलाइन सब कुछ आपके और हमारे सामने है। लैंड ग्रैबिंग एक्ट लगता है और वहां पे एग्रीकल्चर लैंड नॉट फॉर सेल है, बिकती नहीं है, उसे कन्वर्जन करने के बाद ही लिया जा सकता है। तो इन वजह से पूरे गुजरात की जो जमीन है, अगर कोई आपके नोन है तो पता करना, बिल्कुल 100% नीट एंड क्लीन है, सिक्योर है, सेफ है। ठीक है। एलएनटी जैसी कंपनियां पूरे धोलेरा को कंस्ट्रक्शंस कर रही हैं। जो कंस्ट्रक्शंस करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है वो एलएनटी को दिया गया है। साथ में एक कंपनी आप सर्च करिएगा, हेल्क्रो, HALCROW, ये यूके का सबसे बड़ा आर्किटेक्ट है। दूसरा है जैकोब्स, JACCOBS, ये यूएसए का सबसे बड़ा आर्किटेक्ट है। ये 70 स्मार्ट सिटी ऑलरेडी डेवलप कर चुके हैं, बिग नेम इन इंडस्ट्री। अगर दुबई का पाम जुमेरा देखोगे, किसने बनाया, कौन आर्किटेक्ट है, हेल्क्रो। सिंगापुर के अंदर, दुबई के अंदर और बड़ी बड़ी कंट्रीज के अंदर इन दोनों कंपनियों का ही सजेशंस जाता है और ये सारा गूगल पे आपको नजर आ जाएगा। तो पूरे धोलेरा का भी जो आर्किटेक्ट है वो हेल्क्रो एंड जैकोब्स है। साथ में एक कंपनी और है, AECOM, एकोम। ये यूएसए की सबसे बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट कंपनी है। दुबई के अगर 100 प्रोजेक्ट चल रहे हैं तो 50 प्रोजेक्ट की मैनेजमेंट कंपनी आपको एकोम ही मिलेगी। तो यहां भी कौन मैनेज कर रहा है, एकोम मैनेज कर रही है। क्लियर है जी? अब सिर्फ इसमें एक चीज बचती है, वो बचता है पॉलिटिकल इशू। आज हमारे हिंदुस्तान में जिस स्टेट में जिसकी सरकार है वही राजा है। सरकार बदली, रूल्स रेगुलेशंस बदल गए। टाटा नैनो का प्रोजेक्ट लगा वेस्ट बंगाल में, पता होगा मैक्सिमम लोगों को। बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल इशू आपस में नहीं बनती, सरकार चेंज होने पर रूल्स रेगुलेशंस चेंज हुए तो टाटा को हटना पड़ा। यूपी में रिलायंस के पेट्रोल पंप नहीं चल पाए बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल इशू। तो जितनी भी बाहर की कंपनियां हैं उन्हें पता है कि आपकी इंडिया में पॉलिटिकल इशू चलता है। सरकार बदलने पे रूल्स रेगुलेशंस चेंज हो जाते हैं।
तो वो कभी भी किसी भी सरकार को पैसा नहीं देती, क्योंकि आज अगर मैंने सरकार को 10, 20, 50 हजार करोड़ रुपए दे दिए, साल भर बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद अगर सरकार चेंज होती है तो मेरे पैसों की क्या गारंटी है? इसलिए वो आपके देश को पैसा देती है। इसलिए आपने सुना होगा कि देश पे इतना कर्जा, कभी भी नहीं सुना हमने सरकार पे इतना कर्जा। और जब देश को पैसा दिया जाता है तो जो इंटरनेशनल लॉ है, जो इंटरनेशनल एक्ट है, जो पूरी दुनिया पे सेम लगते हैं, उनके तहत ही पैसा आता है। तो यहां पर भी एक इंटरनेशनल एक्ट लगता है जिसके तहत इतनी सारी इंडस्ट्रियां आ पा रही है। उस एक्ट को बोलते हैं हम SIR, स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन। जब भी आप धोलेरा को पढ़ोगे, समझोगे, देखोगे तो धोलेरा सर लिखा हुआ आएगा, DSIR लिखा हुआ आएगा। यह इंटरनेशनल एक्ट है जो कि 2009 के अंदर पार्लियामेंट इंडिया के अंदर यह पास हुआ कानून है और 2016-17 के अंदर इसको लागू कर दिया गया था धोलेरा पे। यह इंटरनेशनल एक्ट है तो कहां लगता है? हांगकांग में, शंघाई में, चाइना में, और हिंदुस्तान में धोलेरा पर। इस एक्ट के लगने से क्या होता है? पूरा का पूरा धोलेरा पॉलिटिकल इशू से भागा जाता है। सरकार कोई भी रहे, हमें कोई मतलब नहीं है। बाहर की इन्वेस्टमेंट को सेव करता है, सिक्योरिटीज बढ़ाता है। बिकॉज ऑफ दिस एक्ट 25,000 करोड़ का प्रोजेक्ट आ गया जी, 91,000 करोड़ का प्रोजेक्ट आ गया जी, बिकॉज ऑफ दिस एक्ट। इसी वजह से 450 से ज्यादा इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट के साथ MOU कर चुकी हैं बिकॉज ऑफ SIR। क्लियर है जी यहां तक? तो ये मैक्सिमम चीजें मैंने यहां पे आपको क्लियर करी धोलेरा, और ये सारी चीजें ऑलरेडी गूगल पे, यूट्यूब पे, गवर्नमेंट की वेबसाइट पे अवेलेबल है।